हेलो एवरीवन। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से इंडिया शेल्टर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q3 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे कंपनी का। रिजल्ट काफी अच्छे आए थे कंपनी के, लेकिन इनके एसेट क्वालिटी में जो बकेट्स होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक ईएमआई मिस किया, दो ईएमआई मिस किया, वो वाला बकेट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, तो उसी पे हमको कमेंट्री चाहिए। हालांकि अगर आप ये पूरा स्पेस देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का, तो जैसा इंपैक्ट हमने बाकी लेंडर्स की एसेट क्वालिटी पे देखा है, स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस और जो अनसिक्योर लेंडर्स हैं, वैसा कोई भी इंपैक्ट हमने किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर अभी तक देखा नहीं है। एसेट क्वालिटी के अंदर कुछ थोड़ा बहुत माइनर सा डेलिक्वेंसी आप बोल सकते हो जरूर इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऐसा कोई सीवियर स्ट्रेस हमने किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं देखा है। तो उसी पे और क्लैरिटी चाहिए, वही देखेंगे मैनेजमेंट कैसा कमेंट्री दे रहा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, ग्रोथ का कैसा गाइडेंस है, प्लस ओवरऑल कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है इस बिजनेस के अंदर, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। इंडिया शेल्टर का लास्ट ईयर अराउंड यही फरवरी मार्च के अंदर फर्स्ट टाइम इनका कॉन कॉल हुआ था, आईपीओ इनका आया था। तो उस टाइम पे मैनेजमेंट ने नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए अपना एक एक ग्रोथ प्लान इन्होंने शेयर किया था मार्केट के साथ में, जहां पे मैनेजमेंट ने बताया कि हर साल हमारा टारगेट है 40 से 45 ब्रांचेस ओपन करने का। अभी 9 मंथ्स हुए इस फाइनेंशियल ईयर के और 42 ब्रांचेस कंपनी ऑलरेडी ओपन कर चुकी है। मतलब अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग हार्डली 3 ब्रांचेस और कंपनी को ऐड करने हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आप देखोगे इनके, तो 265 ब्रांचेस हैं। अब इंडिया शेल्टर जो है वो एक डाइवर्सिफाइड लेंडर है, मतलब कंपनी के 15 स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर इनकी प्रेजेंस है। तो जैसे कुछ लेंडर्स होते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, मतलब एक दो ज्योग्राफी के अंदर उनकी काफी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है, वैसा नहीं है इंडिया शेल्टर का, डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है। इसका बेनिफिट ये होता है कि कल को अगर एक दो ज्योग्राफी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता भी है या स्ट्रेस बिल्डअप होता भी है, तो इनके ओवरऑल बिजनेस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरे साइड पे अगर आप देखो, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड लेंडर होते हैं उनको ये एडवांटेज हो जाता है कि उस ज्योग्राफी में, जैसे 5 स्टार है साउथ के अंदर, तो वहां पे वो काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर गेन कर लेते हैं, उनका एक अच्छा ब्रांड बन जाता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन ये वाला जो लेंडर है इंडिया शेल्टर, ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करता है अपने ब्रांचेस एक्सपेंशन के अंदर। देन ग्रोथ का अगर हम देखें, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 30 से 35% का लोन बुक का ग्रोथ हम रखेंगे अगले 2-3 इयर्स के लिए। इस क्वार्टर में भी 36% की ग्रोथ है और डिसबर्समेंट में 29% का ग्रोथ है। तो अगर आपको एयूएम अपना 35% से ग्रो करना है, तो डिसबर्समेंट यही 25-30% पे ग्रो करने की जरूरत है। तो बिल्कुल इनलाइन परफॉर्मेंस है इनका। देन एक और पॉइंट जहां पे इंडिया शेल्टर और एनबीएफसी स्पेस में आप एसबीएफसी को बोल सकते हो, जो दोनों प्लेयर काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं, कि इनका ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का चांस जो है वो बहुत हाई लगता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी, बिकॉज दोनों कंपनीज का ओपेक्स टू एयूएम का जो नंबर है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स के लिए। इनफैक्ट इंडिया शेल्टर की मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा हर साल जो ओपेक्स टू एयूएम है वो 20 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होगा एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए। तो उसका मतलब क्या है कि 100 करोड़ का अगर आप एयूएम बिल्ड कर रहे हो, उसके लिए कितना ऑपरेशनल एक्सपेंस आपको करना पड़ता है अपने ब्रांचेस के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी इंसेंटिव वगैरह जो आप देते हो। तो इस कंपनी का ओपेक्स टू एयूएम अब कम होकर के 4.3% हो गया है, और ओपेक्स टू एयूएम अगर आपका घटता है और लोन बुक का ग्रोथ बढ़ता रहता है 30-35% से, एंड आपने एसेट क्वालिटी को स्टेबल करके रखा हुआ है, तो आपको बॉटम लाइन दिखेगा, पैट का नंबर दिखेगा कि उसका ग्रोथ काफी अच्छा है। जैसे इस कंपनी का पैट का ग्रोथ कितना है, 54%। हालांकि लोन बुक ग्रोथ हुआ 36% से। तो इतना बड़ा एडवांटेज क्यों मिल रहा है? बिकॉज ओपेक्स टू एयूएम आपका इंप्रूव होता जा रहा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है बिजनेस को, क्योंकि एसेट क्वालिटी में ऐसा सीरियस स्ट्रेस नहीं है अभी तक। देन क्रेडिट कॉस्ट को अगर हम देखें, तो इनका गाइडेंस है 40 से 50 बेसिस पॉइंट का, कि इस रेंज में हम क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन रखेंगे। अभी इस क्वार्टर में 50 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट आया है, हायर एंड पे आया है, बिकॉज 30+ डीपीडी जो है कंपनी का, वो 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अभी उस पर हमको और आगे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो 10 बेसिस पॉइंट का आप इंक्रीमेंट देख रहे हो 30+ डीपीडी में, ये हमने स्टेबलाइज कर लिया, मतलब दिसंबर ऑनवर्ड्स फॉरवर्ड फ्लो जो है हमारे वो स्टेबलाइज है। इसका मतलब क्या, कि ऐसे कस्टमर्स हैं जो बीच में एक ईएमआई मिस कर रहा है, या कोई कस्टमर 2 ईएमआई मिस कर रहा है, लेकिन वो कस्टमर एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो जब तक वो एनपीए में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तब तक मेरे ओवरऑल एसेट क्वालिटी पे इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं है। जैसे माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखोगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि उनका ग्रॉस एनपीए का नंबर ही 2-3% से इंक्रीज होने लग गया। तो इनकी मैनेजमेंट या बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अगर आप रिजल्ट देखोगे, एसेट क्वालिटी देखोगे, तो आपको दिखेगा कि इन कंपनीज का, या मोर और लार्ज आप पूरे सिक्योर लेंडर्स को इस बकेट में डाल सकते हो, कैटेगरी में डाल सकते हो, कि इनके साथ में क्या हो रहा है कि किसी किसी कस्टमर का एक ईएमआई मिस होता है, 2 ईएमआई मिस होता है, बट उसके बाद वो रेगुलर हो जाता है।
ऐसा नहीं हो रहा कि उनके कैश फ्लो पे बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ गया हो जिसकी वजह से वो ईएमआई पे करने की एबिलिटी अपनी लूज कर चुके हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर हो रहा है। वहां पे उनके कैश फ्लो पे बहुत सीरियस इंपैक्ट हुआ है और इस वजह से वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो और वो एनपीए बढ़ता जा रहा है। इनके कस्टमर्स के साथ में प्रॉब्लम ये है कि लाइक अगर हम होम फर्स्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे एक दो दिन में, तो जो माइनर से प्रॉब्लम्स होते हैं कि किसी मंथ आपका जो सैलरी है वो थोड़ा सा डिले हो गया, किसी मंथ एकदम से कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया, थोड़ा बहुत कैश फ्लो में जो इरेगुलरिटी है वो इनके कस्टमर्स के साथ में, जिसकी वजह से इनका एक ईएमआई या दो ईएमआई मिस हो रहा है लेकिन एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो कंपनी वही कह रही है फॉरवर्ड फ्लो जो है वो स्टेबलाइज है दिसंबर ऑनवर्ड्स, मतलब एक दो ईएमआई मिस किया लेकिन कस्टमर वापस से रेगुलर हो गया। तो ऐसा कोई स्ट्रेस हम नहीं देख रहे हैं अपने एसेट क्वालिटी के अंदर। देन इसके बाद कंपनी का 97 से 98% जो इनका सोर्सिंग रहता है लोन बुक का वो ये इन हाउस करते हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी काफी कम है। और इनका 90% जो एयूएम है वो टीयर 2 टीयर 3 मार्केट से आता है। अब इसका क्या और एडवांटेज होता है आगे हम और डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ फंड काफी स्टेबल है कंपनी के। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखोगे तो इंडिया शेल्टर का जो कॉस्ट ऑफ फंड है कंपेयर टू इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले पहले जो गैप था इनके कॉस्ट ऑफ फंड और इनके कॉम्पिटिटर्स के बीच में वो 0.7% का था, अब वो गैप कम होकर के 0.4% पे हो गया। यानी इनका कॉस्ट ऑफ फंड इंप्रूव हुआ है इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। और आई मीन इससे हमको ये समझ में आता है कि फाइनेंशियली और स्ट्रेंथन हुई है कंपनी। देन यील्ड भी स्टेबल है 14.9% के आसपास। ओवरऑल मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, टीयर 2 टीयर 3 मार्केट के अंदर डिमांड अच्छा है एंड आगे हम एक ठीक ठाक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। एसेट क्वालिटी में ओवरऑल कैसा कंसर्न है, 10 बिप्स का इंक्रीज देखने को मिला है। तो इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि आई मीन अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स हमको कलेक्शन में ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। यानी पहले के कंपैरिजन में हमको कस्टमर से ज्यादा फॉलोअप लेना पड़ता है, उसको ज्यादा टाइम कॉल करना पड़ता है सो दैट उसका जो ईएमआई है वो टाइम पे आ जाए। ये सारे एफर्ट हमको ज्यादा डालना पड़ रहा है, बट कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है या कुछ ऐसा स्ट्रेस बिल्डअप हो गया सिस्टम के अंदर। सो वो चीज हमको देखने को नहीं मिल रही है। प्लस फोर्थ क्वार्टर वैसे भी लैंडिंग बिजनेसेस के लिए काफी अच्छा होता है कंपेयर टू Q3। ये बिल्कुल अपोजिट है, जैसा ज्वेलरी रिटेल कंपनीज के लिए या फैशन रिटेल कंपनीज के लिए आप देखते हो उनके लिए Q3 अच्छा होता है Q4 के कंपैरिजन में। लैंडिंग बिजनेसेस के लिए फोर्थ क्वार्टर अच्छा होता है। तो कंपनी कह रही है कि फोर्थ क्वार्टर वैसे भी हमारा हिस्टोरिकली अच्छा होता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में ये थोड़ा बहुत जो डीपीडी इंक्रीज हुआ है वो स्टेबल हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन राइट ऑफ पॉलिसी क्या फॉलो करता है इंडिया शेल्टर, तो इनका कहना है कि कोई भी एनपीए जो 2 इयर्स का हो जाता है उसके बाद हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं और ये पॉलिसी हमारी काफी कंसिस्टेंट है। अभी लास्ट 9 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो 6 करोड़ का इनका टोटल राइट ऑफ है, जिसमें से 4 करोड़ की रिकवरी भी हुई है। मतलब राइट ऑफ करने के बाद भी आपका जो रिकवरी का जो एफर्ट है वो तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो 4 करोड़ की रिकवरी हुई है, 6 करोड़ का राइट ऑफ लिया है इन्होंने। यानी क्रेडिट कॉस्ट जो भी आया है इस कंपनी का वो इंक्रीमेंटल प्रोविजन की वजह से आया है, राइट ऑफ वगैरह करके। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एसेट क्वालिटी जो है इनकी वो ट्रू पिक्चर आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे आप बंधन बैंक का देखते हो, कई बार उनके साथ में ऐसा वो बैंक करता है कि उनका एकदम से राइट ऑफ वो बहुत बड़ा कर देते हैं, तो आपको दिखता है किसी क्वार्टर में कि ग्रॉस एनपी एकदम से बहुत इंप्रूव हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है। आपने राइट ऑफ कर दिया है, जो बैड लोन है वो आपके बुक से चला गया, आपने हिट ले लिया वन टाइम, तो आपका ग्रॉस एनपीए कम दिखता है। बट अदरवाइज जो डायरेक्शन है एसेट क्वालिटी का वो अच्छा नहीं है। इनका जो एसेट क्वालिटी है वो हमको ट्रू पिक्चर दिखा रहा है। क्यों? बिकॉज जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी क्रेडिट कॉस्ट है, वो आपका अभी जो आप एनपी एक्सपेक्ट कर रहे हो आने वाले क्वार्टर्स में उसके बेसिस पे आपने लिया, जो कि सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट के आसपास है। देन रीपेमेंट रेट जब कस्टमर का घटता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो एक रिस्क और क्या आ जाता है कंपनीज के साथ में कि बीटी रेट बढ़ जाता है, यानी कि बैलेंस ट्रांसफर। यानी इंडिया शेल्टर का जो कस्टमर है अगर उसको इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेटर रेट ऑफर करेंगे तो वो वहां पे स्विच कर लेगा। इस कंपनी के साथ में जो इनका बैलेंस ट्रांसफर रेट है वो काफी कंसिस्टेंट है पिछले काफी सारे क्वार्टर से। 5 से 6% के बीच में इनका बीटी रेट रहता है और मैनेजमेंट कह रहा है कि मेजरली जो हमारा बीटी रेट है वो टीयर 2 मार्केट से आता है जहां पे कंपटीशन इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो उसमें भी ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं दिखता हमको। देन एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया शेल्टर और बाकी प्लेयर्स के बीच में, कि वो कंपनीज क्या कह रही है कि हमारा जो इंक्रीमेंटल यील्ड है वो हमारे ऑन बुक यील्ड से कम है। मतलब बुक पे आपको देखेगा फॉर एग्जांपल यील्ड किसी कंपनी का 13%, लेकिन ग्राउंड पे जो वो फ्रेश लोन डिसबर्स कर रहे हैं उसमें उनका यील्ड आ रहा है लेट्स से 12% या 11.5%। क्यों? बिकॉज एक तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया हुआ है, आपका थोड़ा सा कंपटीशन इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो गई है, लेकिन इंडिया शेल्टर के साथ में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो 14.9 या 15% का यील्ड है
एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये यील्ड इसी के आसपास मेंटेन करेगा। एंड स्प्रेड का तो गाइडेंस इनका हमेशा से 6% का रहा ही है। स्प्रेड का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना है, कितने रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं, आगे कितने रेट पे लोन दे रहा हूं, और बीच का जो गैप है वो मेरा स्प्रेड है, एक तरीके से मार्जिन है। तो वो स्प्रेड का गाइडेंस इनका 6% का ही रहता है हमेशा। देन ये काफी इंटरेस्टिंग है कि इनके टोटल बुक में फिक्स और फ्लोटिंग रेट का क्या कंपोजिशन है। तो इंडिया शेल्टर का जो बोरोइंग वाला पार्ट है, जो ये इन्होंने मार्केट से जो पैसा उठाया है, उसमें से 90% जो बुक है वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर है। लेकिन जो इनका एसेट वाला साइड है, यानी जो लोन वाला साइड है, उसमें से सिर्फ 40% जो बुक है वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर है। तो मतलब दोनों में हमको काफी बड़ा गैप दिखता है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसमें इसमें चांस ये है कि कल को चल के लेट सपोज अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इनको कुछ टाइम के लिए बीच में स्प्रेड इनका बढ़ जाएगा, इनका मार्जिन बढ़ जाएगा, बिकॉज इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो इमीडिएटली कम हो जाएगा। लेकिन एसेट वाले साइड पे जो ये रेट कट करेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ 40% ही फ्लोटिंग पे है, बड़ा पार्ट फिक्स रेट है, तो उसमें अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो बीच में कुछ क्वार्टर्स के लिए हमको दिखेगा कि इंडिया शेल्टर का जो स्प्रेड है, जो मार्जिन है, वो इंप्रूव हो सकता है। लेकिन इसका रिस्क ये हो जाता है कि अगर कल को चल के इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हैं तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एसेट वाले साइड पे कंपनी इमीडिएटली रेट पास ऑन नहीं कर पाएगी, बिकॉज भाई कि 60% जो बुक है वो आपका फिक्स रेट के ऊपर है। तो कंपनी इसको कैसे मैनेज कर रही है? इनका कहना है कि एक तो आपको ये गैप बहुत बड़ा दिख रहा है 50% का, लेकिन ये 50% का नहीं है, बिकॉज इसमें जो बहुत बड़ा पार्ट है वो हम इक्विटी के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। टोटल गैप जो है वो 15 से 20% का आ रहा है। अब इस 15-20% के गैप को खत्म करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? इंक्रीमेंटल फ्रेश ये जितने भी लोन डिसबर्स कर रहे हैं वो ये वेरिएबल रेट के ऊपर कर रहे हैं, मतलब फ्लोटिंग रेट के ऊपर कर रहे हैं। और इनका कहना है कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर हमारा जो फ्लोटिंग रेट है वो 50% हो जाएगा, यानी फ्लोटिंग और फिक्स रेट का जो शेयर है वो 50-50% हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर कल को रेपो रेट कट होता है और कट होता है आरबीआई की तरफ से, तो इनके कॉस्ट ऑफ फंड पे कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है, कितना बेनिफिट मिल सकता है और कब तक मिल सकता है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा बोरोइंग बुक का 1/3 जो है वो रेपो रेट से लिंक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर रेपो रेट कट होता है तो वो जो 1/3 वाला पार्ट है मेरे बोरोइंग बुक का, उस पर तो इमीडिएटली मुझे बेनिफिट मिलेगा, विद इन अ क्वार्टर मुझे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेरा बड़ा पार्ट है बुक का वो एमसीएलआर से लिंक है। अब एमसीएलआर क्या हो गया? बैंक जो है वो एमसीएलआर के ऊपर आपको लोन देते हैं। तो बेसिकली एमसीएलआर के 4 कंपोनेंट होते हैं मेन। पहला कंपोनेंट हो जाता है आपका रेपो रेट, मतलब आरबीआई किस कॉस्ट के ऊपर लोन दे रहा है। दूसरा हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हर एक बैंक का आपको डिफरेंट दिखेगा। जो एसबीआई का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो आईडीएफसी फर्स्ट का नहीं हो सकता या किसी और मिड साइज बैंक का नहीं हो सकता। तो आरबीआई ने बेसिकली ये एमसीएलआर जो है ये 2016 के आसपास ये स्कीम लेकर के आया था, और मेन पर्पज ही यही था कि इससे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज्यादा बेटर होगी, मतलब बैंक जो लेंडिंग रेट डिसाइड करते हैं वो थोड़ा सा और फेयर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, बिकॉज हर एक बैंक का अपना अलग अलग कॉस्ट होता है। तो एमसीएलआर कैसे डिसाइड होता है? पहला तो हो गया रेपो रेट, दूसरा हो गया कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो अगेन हर एक बैंक का डिफरेंट होता है। फिर आपका आ जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब बैंक जो है वो अपना कुछ जो पार्ट है उनको वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, अनयूटिलाइज कैश होता है वो, तो उसके ऊपर भी बैंक प्रीमियम चार्ज करता है अपने एमसीएलआर के अंदर। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंस। अब हर एक बैंक का ब्रांच को रन करने का, मैनेज करने का, स्टाफ वगैरह मैनेज करने का अपना अपना एक्सपेंस होता है। तो थर्ड कंपोनेंट हो गया आपका ओपेक्स वाला पार्ट। एंड फोर्थ कंपोनेंट होता है आपका टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक है वो हाउसिंग लोन दे रहा है, तो हाउसिंग लोन जो है उसका टेन्योर बहुत लंबा होता है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स का भी टेन्योर होता है। अब अगर 20 ईयर का मैं लोन दे रहा हूं तो उसमें रिस्क क्या हो जाता है कि 20 ईयर्स के बीच में जो रेपो रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट के अंदर वो बहुत बार फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो जितना लंबा मेरा टेन्योर होगा, जितने लंबे टेन्योर के लिए मैं लोन दूंगा, तो बैंक क्या करता है उसके ऊपर उतना ज्यादा प्रीमियम चार्ज करता है। तो ये 4 मेन कंपोनेंट है जो जिसके बेसिस पे एक बैंक अपना एमसीएलआर रेट डिसाइड करता है। और ये जो एमसीएलआर रेट है ये 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ के बेसिस पे रीसेट होता है। हर एक बैंक का अपना अपना होता है। इंडिया शेल्टर क्या कह रहा है कि मेरा टोटल बोरिंग बुक का 1/3 जो है वो आरबीआई के रेपो रेट से कनेक्टेड है। तो अगर रेट कट होता है तो उस वाले पार्ट पे तो मुझे इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जो बड़ा पार्ट है मेरे बुक का वो बैंक के एमसीएलआर से कनेक्टेड है। एंड उसका ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन जो है रीसेट होने का एमसीएलआर का, वो 6 से 8 मंथ के बीच में है।
तो मतलब क्या हुआ कि रेपो रेट कट होने का मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट ऑफ फंड पे वो थोड़ा लैग के साथ मिलेगा, मतलब थोड़ा डिले होगा, उसमें 6 से 8 मंथ का टाइम लगेगा मुझे उसका बेनिफिट देखने में अपने कॉस्ट ऑफ फंड के ऊपर। ओवरऑल तो अगर आप देखो तो मार्केट में सब लेंडर को जाके एक टाइम के बाद वो बेनिफिट मिलेगा ही, कॉस्ट ऑफ फंड जब कम होगा उनका रेट कट होंगे। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि किसी लेंडर को इमीडिएटली होगा, किसी लेंडर को थोड़ा सा टाइम के बाद में होगा। इंडिया शेल्टर को जो बेनिफिट विजिबल होगा वो 6 to 8 मंथ के टाइम फ्रेम के बाद होगा। देन इसके साथ में एक रिस्क ये भी आ जाता है कि अगर आपके टोटल बुक का, लोन वाले बुक का बड़ा पार्ट जो है वो फिक्स रेट के ऊपर है, तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा करेंगे कि अगर कल को रेट कट होगा तो वो कस्टमर स्विच कर लेंगे दूसरे प्लेयर्स के पास में जो उनको बेटर रेट ऑफर कर रहे होंगे, अगर उनका फ्लोटिंग रेट वाला कंपोजिशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इंडिया शेल्टर का कहना है कि स्पेशली उस लोन में उस बुक में ज्यादा हो सकता है जहां पे टिकट साइज 20-25 लाख का होगा, क्योंकि 20-25 लाख के टिकट साइज में आपके जो बड़े हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज हैं लाइक बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वो सारे प्लेयर्स भी आ जाते हैं। और आप देखोगे इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर का 20-25% का लोन बुक ग्रो नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम में जब रेट कट होगा और उनका कॉस्ट ऑफ फंड पहले ही कम है, तो वहां पे वो इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं कि जो छोटे प्लेयर्स हैं लाइक इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट वगैरह, इनसे कस्टमर्स को वो अपने पास एक्वायर कर सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करके। तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करने का प्लान कर रहा है इंडिया शेल्टर? इनका कहना है कि पहले तो जो आप हमारा टिकट साइज देखते हो वो 5 से 25 लाख के बीच में देखना चाहिए, क्योंकि 95% हमारा लोन बुक इसी के अंदर आता है। दूसरा, कंपनी कह रही है कि हमारा जो फ्लोटिंग रेट वाला जो बुक है वो हमने लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट कर दिया है। तो अभी पिछले 2 साल से कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी लोन दे रही है वो सारे फ्लोटिंग रेट के ऊपर दे रही है। तो कल को अगर रेपो रेट कट होगा तो ये भी वो बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को, तो इसका मतलब वहां पे इनके कस्टमर्स के पास में भी एडवांटेज होगा। तीसरा पॉइंट, कंपनी कह रही है कि हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है अपने बैलेंस ट्रांसफर रेट को कंट्रोल करने का। तो अगर आप लास्ट हमारा 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, हमारा जो बीटी रेट है वो कंसिस्टेंट है, 5 से 6% के बीच में है। पिछले 3 साल में रेट इंक्रीज भी हुए हैं, उसके बाद भी इनका जो बीटी रेट है वो 5 से 6% के रेंज में रहता है। तो कंपनी का कहने का मतलब ये है कि ये जो रिस्क है इसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हैं और हमने हिस्ट्री दिखाती है कि हमने इसको अच्छे से मैनेज किया है। फ्लोटिंग रेट हमने देना स्टार्ट कर दिया है मार्केट में, तो कस्टमर को पास ऑन बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं, और प्लस हम अच्छे से रिटेन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। 5 से 6% के बीच में ही हमारा बीटी रेट रहता है ओवरऑल। देन ईल्ड की सस्टेनेबिलिटी क्यों है, लाइक अगर बाकी प्लेयर्स का ईल्ड कम हो रहा है वो इंडिया शेल्टर का क्यों नहीं हो रहा? होम फर्स्ट का भी आई थिंक थोड़ा बहुत ईल्ड कम हुआ है, इंडिया शेल्टर का कम इसलिए नहीं हो रहा है जबकि ये इंक्रीमेंटल जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर दे रहे हैं, और फ्लोटिंग रेट में जब आप लोन देते हो तो ईल्ड थोड़ा सा कम चार्ज करते हो कस्टमर को इंसेंटिवाइज करने के लिए। फिर भी इनका क्यों कम नहीं हो रहा है? 3 रीजन है मेन। पहला रीजन, कंपनी कह रही है कि हमारा जो बड़ा पार्ट है बुक का वो अभी भी फिक्स रेट के ऊपर है, और वो हाउसिंग लोन हमारा मेन बुक है, हाउसिंग जो है वो पूरा का पूरा फिक्स रेट के ऊपर है। दूसरा, कंपनी कह रही है अगर आप हमारे ब्रांच प्रेजेंस देखोगे तो टीयर 3 मार्केट के अंदर हमने काफी ज्यादा ब्रांचेस ओपन किए हैं, और टीयर 3 मार्केट में क्योंकि कंपटीशन इंटेंसिटी काफी कम है एंड हमारा वहां पे एक एडवांटेज है, सो हम बेटर प्राइसिंग वहां पे रख पा रहे हैं, प्राइसिंग पे अच्छा कंट्रोल है हमारा। तीसरा जो इसका मेन रीजन है वो है कंपनी का इन हाउस सोर्सिंग। तो 97 से 98% जो ये लोन सोर्स करते हैं वो इन हाउस करते हैं। तो डीएसए हो गया, जो थर्ड पार्टी हो गई आपके, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम है, तो डायरेक्ट आप कस्टमर को सोर्स कर रहे हो तो आपकी कंट्रोल अच्छी हो जाती है उसकी प्राइसिंग के ऊपर। तो ये 3 मेन रीजन है कि क्यों इस कंपनी का यील्ड कम नहीं हो रहा है। यील्ड को इन्होंने मेंटेन करके रखा है जबकि बाकी कंपनीज की यील्ड पे इंपैक्ट पड़ा है। देन एमपी का इनका इशू हुआ था, मध्य प्रदेश में जो इनके ब्रांचेस है वहां पे सडनली कुछ जो इनके एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजर्स वगैरह भी हैं, वो स्विच कर गए थे दूसरी कंपनी में, तो थोड़ा सा प्रेशर आया था इनके एमपी के बिजनेस के अंदर। उसको कंपनी ने कैसे कंट्रोल किया है? न्यू लीडरशिप वहां पे इन्होंने हायर कर दी है, फाइनली सारे जो वैकेंसीज थे वो फुलफिल हो चुके हैं। कंपनी कह रही है अब इसको पुराने वाले लेवल पे ग्रो करने में ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एसेट क्वालिटी में और फर्दर डिटोरियोरेशन नहीं हो रहा है। पहले इनकी टीम स्विच कर गई थी तो कलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, अब मैन पावर इन्होंने हायर कर ली है, तो और ज्यादा एनपीए नहीं बढ़ रहे हैं, और ज्यादा ईएमआई मिस नहीं होने दे रहे हैं अब ये कस्टमर्स की, वो रेगुलर है। पुराने वाले लेवल पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन और फर्दर डिटोरियोरेशन नहीं हो रहा है, सो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। देन इसके बाद अंडरराइटिंग नॉर्म्स कंपनी अभी कैसे टाइट कर रही है, कैसे स्ट्रिक्ट कर रही है। सो कंपनी का कहना है कि हमारा जो अंडरराइटिंग नॉर्म्स है वो इवेंट स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तब जाके हम अपना क्रेडिट अंडरराइटिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम अपने अंडरराइटिंग को मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पे कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहते हैं, और हमारा मैक्रो नहीं होता, माइक्रो लेवल अप्रोच होता है। मतलब क्या हुआ
कि ऐसा नहीं है कि जो ज्योग्राफी मेरे लिए अच्छी नहीं कर रही है सिर्फ वहीं पे मैं फोकस करूंगा। कंपनी कह रही है हम ब्रांच लेवल पे मैनेज करते हैं, इसको माइक्रो लेवल पे मैनेज करते हैं। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इवन दो हमारे लिए कोई एक ऐसी ज्योग्राफी है जो बहुत अच्छा कर रही है, ग्रोथ अच्छा है, एसेट क्वालिटी अच्छा है, फिर भी हम उनमें से कई ऐसे ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करते हैं जिन ब्रांचेस की परफॉर्मेंस हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है, उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होता, उनके कलेक्शंस में प्रॉब्लम आती है, तो वहां पे हम ज्यादा मैन पावर हायर करते हैं। कहीं पे हमको लगता है कि यहाँ पे अंडरराइटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, थोड़े लूप होल्स है, तो वहां पे हम क्रेडिट फिल्टर्स थोड़े से और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो रेदर देन कि हम इवेंट के बाद हम ये सब करना स्टार्ट करें, हमारे लिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का कहना है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम इवेंट होने के बाद उस पर एक्ट करना स्टार्ट नहीं करते। और इसी के बेसिस पे इनका कहना है कि एमपी में भी जो प्रॉब्लम आया हमको, तो विद इन अ क्वार्टर हमने उसको काफी अच्छे से कंट्रोल किया, एंड अब अगले कुछ क्वार्टर में आपको दिखेगा वहां पे नंबर वापस से पुराने वाले लेवल पे आ जाएंगे। देन ग्रोथ का गाइडेंस ये 30 से 35% पे दे रहे हैं। अब पूरी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग की, तो 15-17% पे ग्रो कर रही है और आगे भी ये ग्रोथ रहने का एक्सपेक्टेशन है। सो अगेन यही 3-4 सेक्टर्स है जहां पे अच्छी ग्रोथ है। पहला तो आपको रिटेल ज्वेलरी दिखता है जो मिड टू हाई टीन में ग्रो कर रहा है। फैशन रिटेल इंडस्ट्री भी है जो मिड टू हाई टीन में ग्रो कर रही है। केबल एंड वायर इंडस्ट्री है जो अगेन डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जिसका ग्रोथ भी 14-15% रहने का एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए। इंडिया शेल्टर क्यों इतने डबल पेस पे ग्रो कर पा रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्री? इनका कहना है कि एक तो हमारा बेस काफी छोटा है। हमारा अगर आप लोन बुक का साइज देखोगे तो 7600 करोड़ के आसपास का हमारा लोन बुक का साइज है। और जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक होम फर्स्ट है, आवास का 20,000 करोड़ है, आधार का भी 20-25,000 करोड़ के बीच में है, होम फर्स्ट 12,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। सो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम इनका जो लोन बुक का साइज है वो छोटा है, तो उसकी वजह से एक एडवांटेज मिल जाता है इनको हाई पेस पे ग्रो करने का। दूसरा, मैनेजमेंट कह रही है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है ऑफ कोर्स। और तीसरा, कंपनी कह रही है कि हमारी जो प्रेजेंस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, 15 स्टेट्स और यूटीज के अंदर हमारी प्रेजेंस है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप ये एमपी वाला केस लो, अगर इस कंपनी का एमपी में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता, काफी बड़ा लोन बुक इनका एमपी के अंदर होता, और फिर ये एमपी में ये प्रॉब्लम आया होता इनका, तो इनके लोन बुक के ऊपर और एसेट क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस पड़ जाता, यानी कंपनी फिर इस पेस पे ग्रो नहीं कर पाती। तो जो इनका ये डाइवर्सिफिकेशन वाली जो स्ट्रेटेजी है, उससे इस कंपनी को हेल्प मिलता है कि अगर एक दो ज्योग्राफी में खराब परफॉर्मेंस भी होता है, डिमांड कम हो जाती है, फिर भी कंपनी ओवरऑल बिजनेस को सेम पेस पे ग्रो कर सकती है, बिकॉज और बाकी स्टेट्स होंगे जहां पे वैसा वैसा सिनेरियो नहीं होगा, वहां पे अच्छी डिमांड होगी, तो कंपनी वहां पे अपनी एफर्ट को इंक्रीज कर सकती है। जैसे आप माइक्रो फाइनेंस में देखो क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, बिकॉज बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स जो हैं इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने यूपी बिहार इन दो पर्टिकुलर स्टेट्स में बहुत ज्यादा लोन दिए। जब सब के सब यूपी बिहार के अंदर ही एंटर करेंगे, वहां पे ज्यादा लोन देना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑफकोर्स ओवर लेवरेजिंग होगा। ओवर लेवरेजिंग होगा, एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा, तो आपका ग्रोथ भी गया, एनपीए भी बढ़ गया और आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी गया। उन सारी कंपनीज के साथ में वही प्रॉब्लम हुआ है। तो जब आपका डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस रहता है तो वहां से आपको ये हेल्प हो जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है तो आप दूसरे एरिया पे कैपिटलाइज कर सकते हो। तो कंपनी कह रही है ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट है कि 30-35% से हम ग्रो कर सकते हैं एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। देन उसके बाद बैलेंस ट्रांसफर वाला जो रिस्क है, अगेन ये कंपनी कैसे इसको रिड्यूस करने पे फोकस कर रही है। तो कंपनी कह रही है कि इसको रिड्यूस करने पे हमारा फोकस नहीं है, इसको मेंटेन करने पे हमारा फोकस है। क्यों? बिकॉज लास्ट 3 साल से हमने अपने बीटी रेट को इंक्रीज नहीं होने दिया। हमारा बैलेंस ट्रांसफर जो है वो यही 5 से 6% के बीच में रहता है, और टीयर 2 मार्केट के अंदर ही बैलेंस ट्रांसफर ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी ज्यादा है, तो बाकी बड़े प्लेयर्स आते हैं और वो कस्टमर को लेके चले जाते हैं। प्लस तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं, ग्रोथ प्लान बनाते हैं या मार्केट में गाइडेंस देते हैं, तो उस टाइम पे हम ये जो बीटी रेट है 5-6% का, इसको काउंटिंग करके चलते हैं। तो ये हमारे लिए कोई मतलब न्यू इवेंट नहीं है। हमको पता है कि ये चीज बिजनेस के साथ में रहेगा, हमको बस ये एफर्ट डालना है कि इसको 5-6% के रेंज में हमको कंट्रोल करना है। देन ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो एमपी में जो इशू हुआ उससे कंपनी ने क्या क्या लर्निंग ली और क्या वहां पे इन्होंने अप्लाई किया। तो सबसे पहले कंपनी ने अपना जो ईसॉप कवरेज है एम्प्लॉय का, उसको इंक्रीज कर दिया। पहले इनके टोटल एम्प्लॉयज में एक्सक्लूडिंग लोन ऑफिसर्स और वो जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको एक्सक्लूड करके टोटल वर्कफोर्स का 10% एम्प्लॉयज को ये ईसॉप पॉलिसी ऑफर करते थे। अब इन्होंने वो कवरेज बढ़ा करके 25% कर दिया है। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, मतलब आपका स्टेक बढ़ गया कंपनी के ऊपर एक तरीके से। दूसरा, कंपनी ने क्या किया है कि ईसॉप के साथ में एम्प्लॉय एंगेजमेंट टूल्स और इंक्रीज किए हैं। मतलब जैसे एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज करना,
कोई टारगेट अचीव हुआ है तो उस पर उनको अप्रिशिएट करना, या कुछ जो आपको वेकेशंस वगैरह के जो टूर मिलते हैं प्लस उनको और मॉनेटरी बेनिफिट देना। और तीसरा कंपनी ने और लर्निंग के साथ में क्या अप्लाई किया है कि हर एक ब्रांच के लिए ये इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि बैकअप रेडी कर रहे हैं, सो दैट कल को चल के अगर कोई बड़ी टीम या कोई किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से टीम जो है वो स्विच करती है दूसरी कंपनी में, तो ऑलरेडी इनके पास जो बैकअप में जो लीडर्स हैं वो उस पोजीशन को टुक ओवर कर ले और सिचुएशन को कंट्रोल कर ले वहां पे। तो ये तीन बड़ी लर्निंग्स रही है कंपनी की जो आगे ये अप्लाई कर रहे हैं। देन एट्रिशन रेट किस तरीके से चल रहा है इसकी इनकी कंपनी में। तो कंपनी कह रही है कि जो ईसॉप पॉलिसी के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज आते हैं वहां पे एट्रिशन रेट बहुत कम है, बिलो 10% के आसपास है। अब अगर आप पूरे ओवरऑल कंपनी का एट्रिशन रेट देखोगे तो 35 से 37% के बीच में दिखेगा, जो कि ऑफकोर्स काफी ज्यादा लगता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एट्रिशन होता है ग्राउंड लेवल पे, मतलब जो जो सेल्स वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, लोन ऑफिसर्स होते हैं, जिनका टारगेट बेस्ड जॉब है, वहां पे एट्रिशन सबसे ज्यादा है। अब वहां पे भी अगर आप एक साल के बाद का डेटा देखते हो, यानी वो एम्प्लॉयज जिनको एक साल हो गया है कंपनी में, उनका एट्रिशन रेट सिर्फ 15 से 17% आ जाता है। तो कंपनी कह रही है कि ये नॉर्मल चीज है, जैसे जैसे एम्प्लॉय मैच्योर होते जाते हैं उनका एट्रिशन रेट कम होता जाता है। और अब हम ईसॉप पॉलिसी भी थोड़ा हमने कवरेज इंक्रीज कर दिया है, वो भी हमको हेल्प कर रहा है अपने एट्रिशन को कंट्रोल करने के अंदर। देन लास्टली अगर हम अगेन एसेट क्वालिटी पे आए तो कंपनी कह रही है कि थर्ड क्वार्टर में वो डीपीडी इंक्रीज हो गया, बट वो नॉर्मल है। दिसंबर और जनवरी में हमने जो ट्रेंड देखा है उसके बेसिस पे ही हम आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में हम अपने एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वहां से चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। मतलब ज्यादा एनपीए बढ़ने का रिस्क कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, एसेट क्वालिटी में काफी अच्छा कंट्रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर। सो ये पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था इंडिया शेल्टर का। रिजल्ट तो ऑफकोर्स अच्छे रहे ही हैं, प्लस मैनेजमेंट का कमेंट्री भी काफी अच्छा है। पहले तो एसेट क्वालिटी को लेकर के अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये फोर्थ क्वार्टर में चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। हालांकि एनपीए वैसे भी नहीं बढ़ा है, बस 30 प्लस डीपीडी इनका इंक्रीज हुआ 10 बेसिस पॉइंट से, और मैनेजमेंट का कहना है कि फोर्थ क्वार्टर में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन ग्रोथ को लेकर के गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 30 से 35% का। आरओई कंपनी का 15% क्रॉस कर चुका है। सो पहले इनका आरओई 12-13% होता था, लास्ट काफी सारे क्वार्टर से कंसिस्टेंटली आरओई इंप्रूव हो रहा है एंड फाइनली 15% का आरओई कंपनी ने क्रॉस कर लिया है। तो ये सारे लीवर्स हैं, प्लस यील्ड और स्प्रेड को लेकर भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि सेम लेवल पे इनके मार्जिन और स्प्रेड वगैरह मेंटेन रहेंगे एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक के लिए। तो गाइडेंस अच्छा है। अब कुछ टाइम पहले जब हमने का रिजल्ट डिस्कस किया था या उससे पहले जब हमने डिस्कस किया था तो स्टॉक का प्राइस टू बुक जो है वो 3 से भी नीचे का था, 3 से नीचे के प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी। हालांकि लास्ट 1-2 मंथ में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ठीक ठाक अप्रिशिएट भी किया है स्टॉक को। करंटली इसका स्टॉक का प्राइस टू बुक जो है वो 3.5-3.6 के बीच में है, बट स्टिल अगर आप इनकी बिजनेस की परफॉर्मेंस देखोगे, एयूएम ग्रोथ इंडस्ट्री में प्रोबेबली सबसे बेस्ट है, आरओई का नंबर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, गाइडेंस आगे के लिए काफी स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी पे अच्छी पकड़ है, जीएनपी कंपनी का बढ़ा नहीं है इतने इतने टाइम में, और गाइडेंस भी उस पर भी काफी अच्छा है। तो ये स्कोप यहाँ से भी काफी अच्छा लगता है, मतलब री रेटिंग का चांस प्राइस टू बुक का यहाँ से भी काफी अच्छा है। बिकॉज होम फर्स्ट को आप देखो या एप्टस को देखो तो वो जो स्टॉक्स हैं 4 से भी ज्यादा के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स इंडिया शेल्टर के लिए यहां से भी लगती है। अब पॉइंट वही है, लास्ट एक 1.5 साल अगर आप देखोगे, ये जो 1-2 मंथ गए हैं कंपनी के लिए उसको एक्सक्लूड करके, तब स्टॉक में इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं था। इनफैक्ट एसबीएफसी के स्टॉक को भी अगर आप देखोगे तो जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ है हार्डली कोई उसने रिटर्न डिलीवर किए अपने अपने शेयर होल्डर्स को। बट स्टिल हर एक क्वार्टर में हम डिस्कस करते हैं कि इन कंपनीज की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, बिजनेस कंसिस्टेंटली 30-35-40% से ग्रो कर रहे हैं, आरओई इंप्रूव हो रहा है इनका, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है दोनों कंपनीज को, पैड ग्रोथ लोन बुक के ग्रोथ से भी ज्यादा है। तो आई मीन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हम सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि स्टॉक अच्छा कर रहा है उसके उसके बेसिस पे ही हम अपना व्यू देखेंगे कि मुझे बुलिश होना है या बेरिश होना है स्टॉक के ऊपर। अल्टीमेटली जो डिसीजन मैटर करता है वो मैटर करता है बिजनेस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। सो सारी चीजें मार्केट स्पेसिफिक होती है। कुछ टाइम तक मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा था, अभी रिसेंटली मार्केट ने रिवॉर्ड करना स्टार्ट किया है स्टॉक को, लेकिन वही है पॉइंट, वही है कि हमको फोकस बिजनेस के ऊपर करना है। तो ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।